हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमें यूपी पीजीटी 2013 के क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करना है और आगे चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? Which one of the following cyano-complexes would exhibit the lowest value paramagnetic behavior? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन जो गिवन है दैट इज CR CN होल 6 एंड ट्रिपल माइनस। बी ऑप्शन पे है आपका MN CN होल 6 एंड ट्रिपल माइनस। सी ऑप्शन पे है FECN होल 6 एंड ट्रिपल माइनस। एंड डी ऑप्शन पे है COCN होल 6 ट्रिपल माइनस। ठीक है, ये आपका चारों ऑप्शन दिए हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो है क्या, यहाँ पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी कि Cr ट्रिपल प्लस। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 3D3 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही अगर इसको देखो आप तो इसका 25 होता है। ठीक है, तो 25 मतलब ये भी ये 6 और -3 यानी कि Mn ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इसके लिए 3D4 निकल के आएगा। ठीक है ना। अगर आप Fe के लिए बात करोगे तो ये Fe भी ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, 3D5 निकल के आएगा। यहां से CO +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है एंड 3D6 निकल के आएगा। ये उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अगर यहां पे आप बात करो तो d ऑर्बिटल में यहां पे यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दूसरी पेन का यूज कर लेता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Cn है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसकी पेयरिंग कर देगा। तो इसकी पेयरिंग के बाद क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 1 और बाकी ऐसे बचा रह जाएगा। ठीक है ना। तो होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ आपका अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी देखिए अगर आप तो यहां भी 1 2 3 4 इसमें भी एक की तो पेयरिंग हो जाएगी, बाकी 2 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें अगर आप देखिए, ठीक है, यहां से अगर आप देखिए तो 5 है यानी 1 2 3 4 5। यहां भी अगर इसकी पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, इसकी पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। 3D6 में अगर आप बात करोगे तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी इसकी पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, इसकी पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 हो जाएंगे। अगर म्यू की वैल्यू आप निकालोगे तो म्यू इज इक्वल टू √n+2 होता है। तो इस कंपाउंड के लिए जो म्यू आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंटम भी अगर आप बात करो, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो सबसे लीस्ट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। कौन? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 102nd नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ एथिल एल्कोहल इज हीटेड विद रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी। देखिए आपको बोल रहा है एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। C2H5OH को अगर आप HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में आप हीट कर दो, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं कहा गया है तो हीट कर दो, अदरवाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिलेगा। ये रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। यहाँ से मिल जाएगा C2H6 आपको मिल जाएगा और H2O निकल जाएगा और I2 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यानी कि इथेन का फॉर्मेशन होगा। आप देखो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन। इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड। आप समझिए क्या है रमन स्पेक्ट्रम।
रमन स्पेक्ट्रम में अगर आप देखो तो यहां पे 3 लाइंस हो जाती हैं। एक लाइन को बोलते हैं स्टोक्स लाइन, स्टोक्स लाइन, दूसरे को आप बोलेंगे रेले लाइन, एंड तीसरे को आप बोलोगे एंटी स्टोक लाइन। ठीक है, एंटी स्टोक लाइन। तो जो स्टोक लाइन होती है ये लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है। ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही जो आपकी एंटी स्टोक होती है ये आपकी हायर फ्रीक्वेंसी की हो जाती है, और बची जो बीच में यानी रेले लाइन ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली होती है। सेम फ्रीक्वेंसी यानी इन दोनों के बीच में आप कह सकते हो यानी कि मिडिल फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी बोला गया है कि यानी जिस फ्रीक्वेंसी की वेव वहां पे एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए यहाँ पे सेम बोला जा रहा है। अदरवाइज आप इसी को मिडिल भी बोल सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे यानी कि मिडिल को हम क्या बोलते हैं, रेले लाइन बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 104th नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the ions will have higher crystal field splitting? तो आप देखिए इसमें बताना है आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताना है। तो पहले ऑप्शन पे है आपका FeCN होल 6 ट्रिपल माइनस, दूसरे ऑप्शन पे है आपका FeH2O होल 6 एंड ट्रिपल प्लस, तीसरे ऑप्शन पे है आपका COH2O होल 6 2 प्लस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप समझिए यहां पे अगर Fe को देखो तो ये Fe ट्रिपल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहां पे देखो तो यहां भी Fe जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहां पे अगर CO को देखो तो CO आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो अगर आप इसके लिए यानी कि कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहोगे तो 3d5 लिख सकते हो, इसके लिए भी 3d5 होगा और इसके लिए 3d7 बन जाएगा। अब चूंकि बात यहां पे हो रही है स्प्लिटिंग की, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इनका लिखना चाहें कैसे स्प्लिटिंग होती है, तो 3 यानी T2G और EG के फॉर्मेट में ये स्प्लिट होगा, T2G EG, T2G EG। ध्यान से समझिएगा आप इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग EG T2G में होगी, फिर EG में होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, बट जैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे CN यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, यानी कि फिर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। ये H2O वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो पहले इसमें सब में 1 1 हो जाएगा यानी 3 हो गया, फिर बाकी इसमें 2 ऑर्बिटल यानी 2 इसमें चला जाएगा। ऐसे ही इसमें देखिए ये बिग फील्ड लिगेंड है, यानी कि यहाँ पे 3 जाएगा, फिर 2 यहाँ पे जाएगा, बाकी इसमें से फिर 2 चला जाएगा, यानी 5 2 हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहां से CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करो, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, -0.4 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। तो यहाँ पे देखिए 5 है और प्लस यहाँ पे लगाएंगे 0.6 इंटू EG में कितने हैं 0 और ये del 0, तो ये आपका हो जाएगा -2 del O। ऐसे ही अगर आप इसके लिए देखो तो -0.4 इंटू यहाँ पे 3 है प्लस 0.6 इंटू यहाँ पे 2 है, ये del O हो जाएगा, दैट इज ये तो 0 हो जाएगा। और यहां से आप देखो -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 del O, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 और 1.2 हटा देंगे तो -0.8 del O हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम किसके लिए आ रही है वैल्यू, -2 del O, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के लिए आ रही है। वैसे भी समझ लीजिए जहां पे सबसे कम यानी लोवेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और एक होता है
हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो देखिए यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, बट यहाँ वीक फील्ड लिगेंड ये है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कर दे रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कम है। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है यानी कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अगर किसी कॉम्प्लेक्स में लोवेस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर किसी में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो हाई स्पिन का होगा। और जो लो स्पिन होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसके लिए डेल ओ की वैल्यू, चूंकि ऑक्टाहेड्रल है इसीलिए उसी की बात कर रहा हूं मैं, ये लेस देन होती है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है। और अगर इसके लिए बात करेंगे दिस इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो आप देख लो कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसके डेल ओ की वैल्यू जो होगी वो पेयरिंग से कम हो जाएगी, यानी ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी इसी की। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। Which one of बोराजीन आर बोराजोल among द फॉलोइंग? तो देखिए 105th नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है बोराजीन या फिर बोराजोल, या इसी को आप कहते हो इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजीन भी बोलते हो आप इसको, बोराजोल भी कहते हो, या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहली बात आती है कि ये होता क्या है। तो जैसे आपका यहां पे समझो ये है H6C6, यानी C6H6 को आप क्या कहते हो? बेंजीन कहते हो, ठीक है। यहां पे H6 तो होता है, बट C6 की जगह पे ये दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है बोरान और एक आ जाता है नाइट्रोजन। तो ये तीन एटम बोरान के नाइट्रोजन के यहाँ पे आ जाते हैं। तो B3N3H6 को हम बोराजीन या बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्यों इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है? क्योंकि ये आप देखो तो ये बेंजीन के ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल होता है, यानी हम लिख सकते हैं इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन, यानी बेंजीन के ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसीलिए इसको बोराजीन बोला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो B कर दो, उसके बाद N कर दो, फिर से N कर दो, फिर से B कर दो और फिर से B कर दो और यहाँ पे N कर दो, ठीक है। यहाँ पे H लगा दो, H H H H, यही हो गया आपका बोराजीन या बोराजोल, ठीक है। अच्छा, इसी को आप लिख भी सकते हैं ऐसे भी, यहाँ पे N N B B N, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो और हर जगह पे H कर दो, ठीक है ना। तो एक काम करना पड़ेगा अभी आपको कि यहाँ पे इन तीनों की बैलेंसी 3 होनी चाहिए, बट यहाँ पे 4 दिख रही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा आपको। लिख सकते हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोराजोल या बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 106th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन द ए एंड बी विल बी। आप रिएक्शन देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें पूछा गया है कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। इसमें आपको गिवन है CH3 CO CH2 CO O C2H5। इसको आप क्या बोलते हो? एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है। अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा दो, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस अगर आप इसकी करवा दोगे तो क्या होगा, यहां से ये स्प्लिट होके C2H5OH में कन्वर्ट होगा और बाकी
एज इट इज लिख दो, CH3 CO C2 एंड CO, यहाँ पे OH आ जाएगा तो आपका बन गया। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एसिटो एसिटिक एसिड। क्या होगा ये, यहाँ पे देखिए एथिल एसिटो एसिटेट, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एसिटो एसिटिक एसिड और अल्कोहल बन जाएगा। अगर इस एसिटो एसिटिक एसिड को हम क्या कर दें, हीट कर दें। अच्छा, यहाँ पे आप समझो कि क्या क्या गिवन था, तो यही ये कंपाउंड A आपको फाइंड करना था। उसके बाद अभी यहाँ पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा वो बताना है। तो अगर हम इसको हीट कर देंगे तो यहां से CO2 हट जाता है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस CO2 बनेगा। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, ये आपका बी कंपाउंड था। तो ए आपका क्या हो गया, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ए जो है वो हमारा हो गया H2O एंड H प्लस, और बी जो है वो हमारा हो गया एसीटोन। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107th नंबर क्वेश्चन क्या है, द बाइंडिंग ऑफ साइनाइड लिगैंड विद अ मेटल आयन टेक्स प्लेस थ्रू। अब आप समझो, जो बाइंडिंग होती है यानी द बाइंडिंग, बहुत सिंपल सी बात है, ये है आपका CN, ऐसे लिखते हो, और अगर NC लिख दो तो इसको ऐसे लिखते हो, इसको आप बोलते हो साइनाइड लिगैंड, और इसको आप बोलते हो आइसोसाइनाइड लिगैंड। तो जब उसने साफ साफ लिख दिया है साइनो लिगैंड, तो साइनो लिगैंड में कौन ऐड होता है, आप समझो, कार्बन, यहां से कार्बन के थ्रू साइनाइड लिगैंड ऐड होता है, यानी बाइंडिंग करता है। अगर आइसोसाइनाइड होता तो ये नाइट्रोजन एटम के थ्रू बाइंडिंग करता। इसका मतलब कार्बन के थ्रू होगा। हाँ, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है कि कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ, तो आप समझेंगे तुरंत ही कि यहां पे तो ये कार्बन से जुड़ा है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कार्बन से और नाइट्रोजन से, लेकिन नाम तो अलग हो गया ना, यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे आइसोसाइनाइड, और इसने साइनाइड कह दिया, इसका मतलब CN की ही बात कर रहा, और CN में ये कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108th नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, इफ द मोलिकुलर डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज 291 पिकोमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस इन डेसीमीटर क्यूब पर मोल विल बी। अब देखिए ये आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो आपका अगर आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बताना है तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है, 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम, 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम। लेकिन इसने कह दिया है पर मोल की बात कर दी है, यानी यहां पे आप N0 से मल्टीप्लाई कर दो अवोगाड्रो नंबर से, तो यही हो जाएगा आपका पर मोल। कोई दिक्कत नहीं होगी। स्फेरिकल होता है जो मॉलिक्यूल, कंसीडर करके सॉल्व किया जाता है। 4 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू NO। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो 4 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लो। आर की वैल्यू आप देखो, डायमीटर आपको दिया है 2, यहां पे D इज इक्वल टू गिवन है 291 पिकोमीटर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, जस्ट हाफ करके, जस्ट हाफ करके 145.5 और इंटू 10 टू द पावर पिकोमीटर मीन्स -12 मीटर, हम इसको लिख के और क्यूब कर देंगे, इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब क्या लिखेंगे हम इसको, पर मोल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे बहुत परेशान। अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं हम, यहां पे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4/3, इसको हम थोड़ा सा कम करके 3 कर दिए, इसको हमने थोड़ा सा कम किया, इसको लिख लें अगर 150 का क्यूब लिख दें, इंटू यहां पे 10 टू द पावर -12 का क्यूब करोगे तो -36 आ जाएगा, और इंटू इसको भी अप्रोक्सीमेट 6 कर लेते हैं,
ये आपका 10⁻23 ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? इस 3 से इस 3 को आप कैंसिल कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये क्या होने वाला है, ये 16 6 जा 96 इंटू 15 15 हम 225 और इसको 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, 15 दूना 30, 7 37 और 33 और यहाँ पे 1230 लगा दो और इंटू 10⁻। देखिए इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यहाँ पे कर दिया 10⁻−36 और गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगी यानी +23 लिख दें मीटर क्यूब पर मोल। कोई दिक्कत नहीं। अभी और अप्रोक्सीमेट लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन पे हम चलेंगे, इसको हम 100 लिख लेते हैं तो ये 3375000 है यहाँ पे आपका, ठीक है, इंटू 10⁻। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो 7 इधर का 6 इधर का यानी -13 बचेगा मीटर क्यूब पर मोल। अभी इसको हम अप्रोक्सीमेट लिखें अगर तो 3375 इंटू 10⁻3 to 5, यहाँ पे 5 कर दें इंटू 10⁻−13। देखिए अगर हम इसको 10⁻3 कर दें तो ये डेसीमीटर हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होगा, पर यहाँ पे मोल लगा दें। अब देखिए 538 यहाँ से हटेगा आपका तो 3375 इंटू 10⁻, कितना बचेगा, -5 बचेगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल। अभी अगर इसको 5 को गायब करना है तो यहां से आपको डेसिमल को इंक्रीज करना पड़ेगा इस साइड में 0.03375 डेसीमीटर क्यूब पर मोल पे आप पहुंचे। इसको नियरली ऑप्शन में देखो अगर आप तो आपको ऑप्शन में गिवन है सी ऑप्शन जो कि 0.0311, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन है और यही सही हो जाएगा। तो अगर यहां से हम चले तो लगभग आंसर पे 0.03 तो पहुंचे ही ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन किया था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन तो आपका ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप बताया हूं आपको, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप उसको लास्ट के लिए रखिए, तुरंत पढ़ते ही छोड़िए इसको फटाक से और सबसे लास्ट में अगर टाइम बचता है तो सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। इफ एक आपको रिएक्शन गिवन है देन A एंड B आर, देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां पे लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां पे लिख दिया A और B। A और B को पूछ रहा है, इसका नाम देखो जरा, तो ये है ब्यूटाइन 1 और इसका नाम क्या है, ब्यूटाइन 2, यानी ब्यूटाइन 1 का ब्यूटाइन 2 में कन्वर्जन हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, केवल और केवल हुआ क्या है, ये दोनों आइसोमर हैं, सब कुछ सेम है, तो आइसोमेराइजेशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोमेराइजेशन की कैटेगरी में ये आता है। तो यहां पे यूज किया जाता है, जो A है वो आपका एल्कोहलिक KOH यूज किया जाता है, एल्कोहलिक KOH हो सकता है आपको लिखा मिले C2H5OH प्लस KOH, ठीक है। तो ये दोनों बात एक ही है, घबराने वाली नहीं है। B जो होता है ये NaNO2 का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम आपको बता दें, कभी कभी पूछता है अगर नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन को हम क्या करें कि ये आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाए, तो याद रखिएगा आप AlCl3 और HCl के साथ में आप इसको हीट कर दीजिएगा, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। अगर यही पूछ लेता ब्यूटीन 1 और इसका कन्वर्जन करवाना होता ब्यूटीन 2 या फिर आइसोब्यूटीन, तब आप क्या करते, तो इस कैटेगरी में आपको AlCl3 तो लेना ही पड़ता और इसके साथ हीट कर देना पड़ता। तो ये इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हो सकते हैं, मिल जाए, तो इसलिए इसको भी जानते रहिए। हाँ, तो आपका जवाब तो मिल गया होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीस्टायरीन फ्रॉम स्टायरीन। तो समझिए सबसे पहले स्टायरीन क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C6H5 हम कर दें, इसी को बोलते हैं स्टायरीन। इसी को क्या बोलते हैं, स्टायरीन। अगर हम स्टायरीन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, यानी हमें इसके N मॉलिक्यूल लेने की जरूरत होगी, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक बैलेंसी फ्री होगी C6H5 और इसके N मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे किसका, पॉलीस्टायरीन का। क्या हुआ यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है, यानी कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इसी एडिशन पॉलीमराइजेशन को आप चेन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हो, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन में गिवन है चेन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन है आपका, इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय। तो जो NaCl बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। NaCl जो क्रिस्टल होता है, इसमें ईच Na प्लस इज सराउंडेड बाय 6Cl माइनस, यानी कि हर Na प्लस 6Cl माइनस से घिरा होता है और हर Cl माइनस जो होता है वो 6Na प्लस से सराउंडेड होता है। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो नियरेस्ट नाइबोर्स को ही कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो एक Na 6Cl से सराउंडेड है तो इसलिए भी 6 हो गया, चाहे Cl एक 6Na से सराउंडेड है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाता तो 6 हो जाता। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 112th नंबर क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन आयंस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो आप समझिए आपका ऑप्शन क्या है, COH2O होल 6 एंड ट्रिपल प्लस, बी ऑप्शन इज CONH3 होल 6 ट्रिपल प्लस, C option is COH2O whole 6 triple minus and D option is COH2O whole thrice, I'm sorry, ये है C2O4 whole thrice and triple minus। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये CN है, ये आपका CN है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि बताइए किसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन यानी कि CFSC की वैल्यू होती है वो कुछ बातों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 बात जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी ऑक्सीडेशन अगर एक ही, देखिए यहाँ पे CO यानी कि सेम सेंट्रल एटम है, तो अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जिसकी ज्यादा हो जाएगी, आई एम सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर, उसके लिए CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी। बट हमें यहाँ पे दिख रहा है Cr ट्रिपल प्लस, यानी कि हर CO होना चाहिए, CO ट्रिपल प्लस यानी कि हर जगह पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरे बात पे आएंगे तो नंबर ऑफ जो लिगैंड है, लिगैंड की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। तो C2O4 डबल माइनस, अगेन H2O, अगेन NH3, दिख नहीं रहा है सॉरी आप लोगों को, एंड अगेन CN माइनस। तो ये लिगैंड्स हैं, इनकी ये है पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल जो लिगैंड होता है वो CN माइनस है, ये है इनकी पावर का ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब CN माइनस सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्रिएट करेगा। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए सी ऑप्शन के लिए आपकी जो CFSC की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो
तो आज हम लोगों ने 112th नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अभी आपका एग्जाम बहुत ही कम दिन बचा हुआ है। इतने बचे दिन में आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अच्छे से पढ़ाई करिए, यानी रिवीजन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। कुछ अगर प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है तो प्रैक्टिस भी करिए, यही सबसे बेहतर तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।